तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हो। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर सीरिया के बारे में बात नहीं की, तो आज हम यहाँ पर सीरिया के बारे में बात करते हैं। तो सीरिया जो है वो पूरी तरह से फॉल हो चुका है, सरकार यहाँ पर गिर चुकी है और जो रिबेल्स है यानी कि जो विद्रोही है जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर पूरे सीरिया को टेक ओवर कर लिया है। हालांकि देखा जाए तो सीरिया में उस एरिया को टेक ओवर किया है जहाँ पर सीरिया की जो गवर्नमेंट है उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कई सारे दूसरे देशों की सेनाओं का या दूसरे देशों का कब्ज़ा है, जैसे कि अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा है यहाँ पर सीरिया में। इसके अलावा यहाँ पर जो गोलान हाइट्स है उस पर यहाँ पर इजराइल का कब्ज़ा है, और इसके अलावा नॉर्दर्न एरिया में कुछ एरिया है जहाँ पर तुर्की का कब्ज़ा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो देश है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी यहाँ पर अरब स्प्रिंग के ज़रिए। और अब अरब स्प्रिंग में यहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉयलेंस हुई थी कि 2011 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था सीरिया तक भी पहुँचा, और सीरिया में हो गया यहाँ पर गृह युद्ध। और गृह युद्ध ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर 2011 से लेकर अभी तक यहाँ पर जो है ना गृह युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर अब सीरिया की जो सरकार है, ख़ास तौर से जो बशर अल असद है, उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपनी जान को खतरा पाया और वो जो है ना छोड़कर भाग गए। और अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो मॉस्को में है, और यहाँ पर रशिया की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर असाइलम दे रखा है। तो भाई यहाँ पर अगर वो होते हैं ना सीरिया में, तो जो विद्रोही है वो उन्हें यहाँ पर मार डालते, जैसे कि मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ किया था। मुअम्मर गद्दाफ़ी को भी यहाँ पर विद्रोहियों ने मार दिया था। और यहाँ पर सीरिया जो है अब ऐसा ही हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना अगर होते बशर अल असद तो उसको यहाँ पर विद्रोही मार देते, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सीरिया के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो बशर अल असद उसको एक डिक्टेटर की तरह माना जाता था कि भाई डिक्टेटर है और यहाँ पर अपनी सरकार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसके लिए लाखों लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर सीरिया के जो सिविल वॉर हुआ है उसमें 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है डायरेक्टली। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर अपनी सरकार बचाने के लिए इतनी ज़्यादा कत्लेआम करना, ये तो भाई एक डिक्टेटर ही कर सकता है। और वो यहाँ पर जो है ना बशर अल असद करते थे। और अब यहाँ पर फाइनली बशर अल असद है वो यहाँ पर सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, और यहाँ पर जो सीरिया है वो अब पहुँच चुका है डायरेक्टली विद्रोहियों के हाथ में। अब क्या होगा क्या नहीं, अब इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, आपने अरब स्प्रिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरब स्प्रिंग यानी कि यहाँ पर अरब के जो देश होते थे जो अरबी भाषा मोस्टली बोलते थे, आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश और जो नॉर्थ अफ्रीका के जो ज़्यादातर देश है उसको यहाँ पर अरब देश बोला जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर डिक्टेटर्स का ही शासन था। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर डिक्टेटर का शासन है या फिर राजा का शासन है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि बहुत फेमस डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफ़ी, वो लीबिया के शासक थे और बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस रह चुके हैं वो अपनी अय्याशियों के ज़रिए। तो वो लीबिया के शासक थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिस्र के हुस्नी मुबारक थे, वो उसको भी यहाँ पर एक डिक्टेटर माना जाता था, वो आर्मी जनरल थे। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी सऊदी अरब के जो शासक है उनको भी यहाँ पर एक डिक्टेटर की तरह माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। और जिस किसी देश में डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ पर फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है, यानी कि इसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज होते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी देश हिंसा की यहाँ पर प्रबल संभावना होती है। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। भाई डिक्टेटरशिप की वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, वहाँ पर लोगों का जो खान पान है वो यहाँ पर नीचे गिरता जा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, रहन सहन गिरता जा रहा था। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना लोग बर्बाद होने लगे थे और लोगों को गुस्सा बढ़ रहा था कि भाई या ऐसा अगर चलता रहा तो भाई हम तो यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे पास जो है ना जॉब्स है वो नहीं मिलेगी, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो सड़कों पर आ गए वो। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यहाँ पर ट्यूनीशिया ने, जब एक फल वाले ने अपने ऊपर आग लगा दी थी कि भाई यहाँ पर सरकारी लोग हमें परेशान कर रही है हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरे मिडिल ईस्ट में और जो नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ पर जो है ना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए। और ये बात बता रहा हूँ मैं 2010 की। 2010 में तो यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 2011 से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा बढ़ते गए और कई सारे देशों को यहाँ पर चपेट में ले लिया। कुछ देशों में यहाँ पर जो है ना जो देश थे वो डिक्टेटर से यहाँ पर डेमोक्रेसी बन गए, जैसे कि जिसकी शुरुआत जहाँ से शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से, वहाँ पर वो एक डिक्टेटरशिप छोड़कर अब जो देश है वो बन चुका है डेमोक्रेसी वाला देश। और इसके अलावा यहाँ पर जो मिस्र है, हुस्नी मुबारक ने अपनी सत्ता छोड़ दी और अब यहाँ पर जो है ना
सरकार अभी भी डिक्टेटरशिप में है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन कर रही है कि भाई वहाँ पर भी एक डेमोक्रेसी लेकर आया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर प्रोटेस्ट तो हुए लेकिन सरकार ने उसको दबा दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश थे जहाँ पर प्रोटेस्ट हुए तो सरकार ने उनकी कुछ बातों को मान लिया और यहाँ पर प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए। लेकिन 3 देश ऐसे थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई और वो देश यहाँ पर सिविल वॉर में चले गए, और वो है यहाँ पर लीबिया, यमन और सीरिया। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सीरिया की, क्योंकि यहाँ पर सीरिया में जो है ना बहुत सारे फॉरेन एक्टर्स आ गए हैं। और देखा जाए तो सीरिया में बहुत सारे जो है ना ऑयल के कुएं हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, तो उसको कैप्चर करने के लिए भाई बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी था। तो उनके देखने के लिए यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे देशों की जो सेनाएं थी वहाँ पर आ गई ताकि सीरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। और देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो शुरुआत में यहाँ पर जो है ना पीसफुल प्रोटेस्ट थे, लेकिन यहाँ पर जो बशर अल असद थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया कि भाई जहाँ पर भी प्रोटेस्टर दिखे गोली मारो उनको और यहाँ पर उनको मौत के घाट उतार दो। तो भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने लगी और बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों की मौत हो गई। और दुनिया वाले यहाँ पर ये देख रहे थे, तो भाई यहाँ पर दुनिया वाले सोचा कि किस तरह से बचाया जाए, हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी भी लानी है और हमें यहाँ पर लोगों को बचाना भी है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका कुछ और ही सोचता था। अमेरिका यहाँ पर चाहता था कि भाई यहाँ पर इसराइल के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे सीरिया, और यहाँ पर जो इसराइल है उसको एक अलग दिक्कत ना मिल जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो ना सीरिया को टॉपल करने की शुरुआत कर दी और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको यहाँ पर एयर ड्रॉप के ज़रिए यहाँ पर हथियार भेजना शुरू कर दिया। यानी कि जहाँ पर प्रोटेस्टर्स होते थे वहाँ पर उनका एक प्लेन जाता था और वहाँ पर प्लेन के ज़रिए वो बक्से जो होते थे हथियारों के वो ड्रॉप कर देता था। वो जो पैराशूट होते थे उसके ज़रिए वो नीचे गिर जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हथियार होते थे वो प्रोटेस्टर्स को मिल जाते थे। और उनको लगता था प्रोटेस्टर्स को भाई यहाँ पर हमारे खिलाफ ब्रूटैलिटी हो रही है, हमारे यहाँ पर जो है ना मार दिया जाएगा, हमें यहाँ पर देखते ही गोली मारने का आदेश है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर हथियार उठा ले और हम भी यहाँ पर जो है ना एक सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दे। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की ये चाल सफल हुई और प्रोटेस्टर्स के हाथों में हथियार आ गए और उन्होंने यहाँ पर सरकार से लड़ना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा, हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो गई और अभी तक यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो ISIS नाम का जो आतंकवादी संगठन है, तो उसको बनाने में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो ये एयर ड्रॉप करके हथियार भेजते थे ना जिन प्रोटेस्टर्स को, ISIS भी जो है ना उन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच में से निकला है जिसने यहाँ पर पूरी दुनिया में कत्लेआम मचा दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो सीरिया को तो छोड़ दो, इराक को के कई सारे जो शहर है वो कब्जे में ले रहे थे। ख़ास तौर से जो मोसुल है, मोसुल इराक का काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर था, सेकेंड लार्जेस्ट शहर था, तो उसको भी यहाँ पर ISIS ने कब्जे में ले लिया कि भाई यहाँ पर जो है ना अब ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है उसको कब्जे में ले लेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए भाई यहाँ पर जो सीरिया की जो आर्मी थी, जो नेशनल आर्मी थी, वो कमज़ोर पड़ती गई कि भाई अब क्या करें, अब यहाँ पर जो है ना हमारे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ फेर रहे हैं विद्रोही, हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों से मदद मांगी और जो देश मदद करने के लिए सामने आए वो आए यहाँ पर रशिया, ईरान और इसके अलावा जो लेबनान का जो हिजबुल्लाह था वो भी यहाँ पर आ गए कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना बशर अल असद को यहाँ पर बचाना है और हम यहाँ पर बशर अल असद की मदद करेंगे। तो भाई ये देश भी यहाँ पर ये कूद गए और जो हिजबुल्लाह था वो भी यहाँ पर बशर अल असद की जो है ना तरफ से लड़ाई में कूद गए और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाई गई पूरे सीरिया में और पूरे इराक़ में। अब देखिए सीरिया जो है वो छोटा मोटा देश तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। उसके आसपास जो देश है जैसे कि लेबनान है, जॉर्डन है, इज़राइल है, उनसे तो बड़ा ही देश है। तो सीरिया में भी यहाँ पर जो ना एक जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा होता था वहाँ पर जो है कुर्दिश का शासन था और कुर्दिश लोग अपने लिए एक जगह अलग ज़मीन मांग रहे थे। तो उन्होंने भी यहाँ पर जो ना खड़े हो गए और वो भी यहाँ पर जो ना अपना जो कुर्दिश एरिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया। और ये जो कुर्दिश एरिया था उसको यहाँ पर मदद कर रहा था अमेरिका, पूरी तरह से उनके साथ था, उनको हथियार सप्लाई कर रहा था, दूसरी चीज़ें भी सप्लाई कर रहा था। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर तुर्की की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो कुर्दिश लोग थे वो तुर्की की भी ज़मीन मांग रहे थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो तुर्की था वो देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उनके खिलाफ उसने एक और जो है ना आर्मी खड़ी कर दी कि भाई ये जो आर्मी होगी वो कुर्दिशों का सफाया करेगी और उसका नाम रखा सीरियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे ग्रुप खड़े हो गए, अलकायदा, ISIS, कुर्दिश और सीरियन नेशनल आर्मी, सीरिया की खुद की भी आर्मी, हिजबुल्लाह भी खड़ा हुआ बशर अल असद के साथ, ईरान तो था ही, साथ में यहाँ पर रशिया भी था। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट शुरू हो गई। अमेरिका की भी यहाँ पर जो है ना एंट्री हो गई बराक ओबामा के समय में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की इस पूरे फाइटिंग में मौत हो गई। हालांकि देखा जाए तो इस
जो रशिया और ईरान की तरफ से मदद मिल रही थी, हिजबुल्लाह की तरफ से मदद मिल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर बशर अल असद अपनी सत्ता बचाए रखने में कामयाब हो गए। और यहाँ पर देखा जाए तो उनके हाथ में काफ़ी बड़ा हिस्सा कंट्रोल में आ गया सीरिया का। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो अभी तक तो देखने को मिल रहा था कि भाई बशर अल असद के कंट्रोल में थी, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर जो हाथ था वो ईरान का हाथ था, रशिया का हाथ था, हिजबुल्लाह का हाथ था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल जो है ना चीज़ें हो जाती थी बशर अल असद के साथ में। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक तो देखा जाए तो रशिया जो है यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, तो बाकी की जो दूसरी जगह है कन्फ्लिक्ट वाली, वहाँ पर वो ऐसी तरह से अपना जो ध्यान है वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले तो उसको अपना देश बचाना है, बाकी की चीज़ें तो वो बाद में करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन देखने को मिली, और यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर ईरान के कई सारे जो है ना ठिकानों पर हमले किए और उनको यहाँ पर बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान भी दुविधा में है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो अभी दुविधा में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ईरान भी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है उसकी जंग चल रही थी हिजबुल्लाह के साथ, तो यहाँ पर हिजबुल्लाह को भी अपनी जो पावर है वो मोबिलाइज़ करनी पड़ी और अपने साथ में जो बॉर्डर लगता था इजराइल के साथ वहाँ पर कंसंट्रेट करनी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर बशर अल असद और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। और यहाँ पर जो HTS हयात तहरीर अल शम्स है उन्होंने यहाँ पर एक लाइटनिंग ऑफेंसिव करी। तो 27 नवंबर से जो शुरुआत की है भाई, उसके बाद तो यहाँ पर जो है ना पूरे सीरिया को ही अपने कब्जे में ले लिया। और अब यहाँ पर जो बशर अल असद है वो यहाँ पर चले गए रशिया में, रशिया ने उसको असाइलम दे दिया है अब। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही थी। और जो ISIS था वो उसको भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू सीरिया में अभी भी मौजूद है, अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वो पूरी तरह से फ्रोज़न हो गया था। हालांकि देखा जाए तो फाइटिंग यहाँ पर जो ना सन 2020 से काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़ हो गई थी कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इतनी ज़्यादा मेजर एयर स्ट्राइक हमें देखने को मिल नहीं रही थी, ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी फाइटिंग देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ना ये तीनों चीज़ें कमज़ोर हुई, रशिया कमज़ोर हुआ, ईरान कमज़ोर हुआ, हिजबुल्लाह कमज़ोर हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बशर अल असद था उसको इतनी पावर मिल ही नहीं पाई और वो खुद यहाँ पर कमज़ोर हो गया। और जो HTS जो ग्रुप था उसको यहाँ पर जो है ना कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं करना पड़ा। और सबसे पहले तो उसने एलेप्पो जो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है उसको अपने कब्जे में लिया, फिर हामा को कब्जे में लिया, फिर इसने लिया होम्स को अपने कब्जे में, और ऐसे ही करते करते वो पहुंच गए यहाँ पर दमस्कस में, और दमस्कस को भी अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना पूरा सीरिया का जो कंट्रोल है अब यहाँ पर विद्रोहियों के हाथ में आ गया है। और इसका फ़ायदा यहाँ पर दूसरे देशों ने भी उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने यहाँ पर ISIS के खिलाफ जो है ना एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है उसने भी यहाँ पर जो है ना सीरिया के कुछ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना किसी भी देश में ऐसी दिक्कत आती है तो पड़ोसी इसका फ़ायदा उठाते हैं, और यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर इजराइल ने काफ़ी बड़े एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है जो सीरिया का माना जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये इलीगल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो भाई जो कुछ भी इलीगल लीगल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इजराइल जो करना चाहता है वो करेगा और उसको यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट करेगा, चाहे वो जेनोसाइड ही क्यों ना कर दे इजराइल, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर अमेरिका खड़ा है। तो दुनिया वाले चाहे जितना भी जेनोसाइड बोले इजराइल को, लेकिन यहाँ पर अमेरिका उसको नहीं मानेगा ना, तो भाई यहाँ पर इजराइल को कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, चाहे दुनिया वाले उसको गलत माने। लेकिन अगर अमेरिका ने सही बोल दिया कि तुम सही कर रहे हो, तो भाई उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। तो इसी का फ़ायदा उसने यहाँ पर जो है ना जो सीरिया में चल रहा है उसका उठाया, और यहाँ पर सीरिया के काफ़ी ज़्यादा लैंड को ग्रैब कर लिया, एनेक्स कर लिया है। अब तो भाई वो छोड़े वाले हैं, वो तो है नहीं। अब तो यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों को या फिर हमला करके छुड़ाना चाहिए, या फिर जो है ना पीस डील साइन करके, जो मुश्किल ये है कि भाई इजराइल छोड़ेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इस सीरिया में जो कुछ भी हुआ है उससे आने वाले टाइम में कत्लेआम भी मचेगा। और अभी यहाँ पर जो है अनस्टेबिलिटी तो कई सालों से वहाँ पर, तुर्की भी ये चाहेगा कि भाई उसके कई सारे एरिया को वो कंट्रोल कर ले। और अमेरिका तो तेल के पीछे हमेशा से रहता ही है, और अमेरिका भी यहाँ पर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल फील्ड है वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे। तो भाई देखिए आने वाला समय जो है ना सीरिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब सीरिया की कोई भी सरकार नहीं है, विद्रोहियों के कब्ज़े में यहाँ पर सारी के सारा सीरिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीरिया का जो फ्यूचर है वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो देश है
वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब किसका नंबर आता है, अमेरिका किसको टारगेट करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो ईरान है वो यहाँ पर हो सकता है कि अगला अमेरिका का टारगेट हो, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी हम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है सीरिया में, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो टर्न आउट हुई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ भी आपके मन में आए वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।